हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। क्या आप ये बात जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक मुकर्ररा वजन है, वेट है? जी हां, चौंकिए मत, क्योंकि मैंने इस लैंग्वेज का वजन भी निकाला हुआ है, जो कि है 5 पाव, यानी कि 1 किलो 250 ग्राम। और कितनी अजीब बात है कि स्टूडेंट्स इस 1 किलो 250 ग्राम वाली लैंग्वेज से डरते रहते हैं और वो सोचते हैं कि हम ये लैंग्वेज सीख ही नहीं पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना और हां, अपनी कीमती राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आपको यही पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही लाइन में सिखा दूंगा, ताकि आपको दोबारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मेरा एक सिंपल मेथड है कि मैं चाहता हूं जो मैं पढ़ाऊं वो आप सीखें और दूसरों को भी पढ़ा पाएं। उसी को बोलते हैं रियल लर्निंग। कि अगर आपने कोई चीज पढ़ी, आप वो इस तरह से पढ़ो कि आप इस लायक बन जाओ और दूसरों को भी सिखा पाओ। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले चलिए क्विकली प्रीवियस टॉपिक का रिकैप लेते हैं। तो गाइस, पिछले टॉपिक में हमने ग्रामर की टर्म्स को एक फैमिली के साथ कंपेयर किया था, ताकि ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारी समझ में आसानी के साथ आ सके। तो मैंने आपको बोला था कि जो ग्रामर है, ये मान लीजिए आप एक सरनेम है। जिस तरह से मेरा सरनेम है मीर, इसी तरह से किसी का सरनेम होता है शाह, किसी का भट्ट, किसी का अग्रवाल, किसी का चौहान। तो ये सरनेम्स होते हैं। तो इसी तरह से इस फैमिली का जो सरनेम है वो है ग्रामर। अब फैमिली में सबसे पहले 2 बंदे होते हैं, एक होता है हस्बैंड और एक होती है उसकी वाइफ। तो ग्रामर में जो हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड है नाउन और वाइफ है वर्ब। बात समझ गए? बस ये केवल समझने के लिए है, ताकि हम ग्रामर के साथ अपने आप को रिलेट कर पाए। तो जो नाउन होता है ना, वो किसी भी चीज का नाम होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला नाम का। नाउन क्या है? नाम का। और ऐसा कोई लफ्ज जिससे हमें किसी काम के होने का पता चले, किसी काम के बारे में पता चले, तो उसको हम बोलते हैं, वो है वर्ब। तो मैंने यहां पे लिखा वर्ब है काम का। नाउन हो गया नाम का और वर्ब हो गया काम का। ये है हस्बैंड और वाइफ। इनके 3 बच्चे हैं। एक इनका बेटा है, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। 2 बेटियां हैं, एक का नाम है एडजेक्टिव, दूसरी का नाम है एडवर्ब। तो प्रोनाउन जो बेटा है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये गया है अपने बाप पे। प्रोनाउन का काम क्या होता है? इट डज ऑल द वर्क ऑफ हिज फादर इन हिज एब्सेंस। ये अपने पापा का सारा काम करता है उनकी गैर मौजूदगी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी नाउन के बारे में बात करते हैं ना, इंट्रोड्यूस करते हैं ना किसी नाउन को, ठीक है, तब तो वही नाउन लिखेंगे। लेकिन जब दोबारा हम उसी नाउन के बारे में बात करेंगे ना, तब उस नाउन को नहीं लिखेंगे, उसके बदले उसी तरह का प्रोनाउन लिखेंगे। अगर वो लड़का है तो लड़के वाला प्रोनाउन लिखेंगे, लड़की है तो लड़की वाला प्रोनाउन लिखेंगे, नॉन लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग वाला प्रोनाउन लिखेंगे, सिंगुलर प्लूरल है तो उसी हिसाब का प्रोनाउन आता है। बात समझ गए? तो बस आपको इतना याद रखना है कि नाउन के बदले आता है प्रोनाउन, क्योंकि इसका बेटा है। बात समझ गए? अब जो पहली बेटी है, इनका नाम है एडजेक्टिव, और ये प्यार करते हैं अपने पापा से यानी कि नाउन से और अपने भाई से यानी कि प्रोनाउन से, और इनकी हमेशा तारीफें करती रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शी लव्स हर फादर यानी कि नाउन एंड हर ब्रदर यानी कि प्रोनाउन एंड ऑलवेज प्रेजेस देम। ये हमेशा इनकी तारीफें करती है। इसका मतलब कि जो एडजेक्टिव, ये ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खुसूसियत को बयान करे, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करें, वो होते हैं एडजेक्टिव्स। इनकी तीसरी बेटी, इसका नाम है एडवर्ब। तो नाम से ही पता चल रहा है ये गई है अपनी मां के ऊपर। तो मैंने यहां पे लिखा शी लव्स हर मदर। वो किससे प्यार करते हैं? अपनी मां के साथ। वो कौन है? वर्ब। एंड मॉडिफाइज हर फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब भी जरूरत पड़े वर्ब को मॉडिफाई करने की, तो कौन करेगा? यही एडवर्ब करेगा। इसको मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो
इसकी मां को कभी सजना संवरना हो तो इसकी बेटी यानी कि एडवर्ब इसकी मदद करेगी। ठीक है, तो एडवर्ब्स ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं वर्ब्स के बारे में। बात समझ लो, तो एक तरह से ये वर्ब्स की क्वालिटी को बयान करते हैं। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करता है और एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी को बयान करता है। बात समझ गए? तो फिर मैंने आपको बताया कि इनके दो सर्वेंट्स भी हैं, दो नौकर भी हैं। एक नौकर है, इसका नाम है प्रीपोजिशन। ये नौकर केवल मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली के लिए है। मेल मेंबर कौन कौन है? नाउन और प्रोनाउन। तो ये इन्हीं की खिदमत करता है, यानी कि ही सर्व्स हिज मास्टर, ये अपने आका की खिदमत करता है। आका कौन है इसका? नाउन। एंड हिज मास्टर सन, और जो इसके आका का बेटा है वो है प्रोनाउन। तो इन दो की ये खिदमत करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन की या प्रोनाउन की पोजीशन बताए उसके सराउंडिंग के हिसाब से। बात समझ गए? जैसे कि इन, ऑन, एट, ये सब प्रीपोजिशंस है। ठीक है, और ये हमेशा नाउन या प्रोनाउंस के बीच में क्या बताएंगे? इनका पोजीशन, इनका रिलेशन। ठीक है, और एक खादिमा है इनकी, एक नौकरानी है, इसका नाम है कंजंक्शन। ये क्या करती है? शी सर्व्स द होल फैमिली, ये पूरी फैमिली को सर्व करती है, पूरी फैमिली की खिदमत करती है। एंड कीप्स देम ऑल ज्वाइंड टुगेदर, ये हमेशा क्या करते हैं? इनको हमेशा एक साथ जोड़े रखती है। ठीक है, तो वो हो गया कंजंक्शन, जैसे कि एंड, इफ, बट, सो, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हम दो वर्ड्स को मिलाते हैं आपस में या दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं आपस में। तो कंजंक्शंस को हम वर्ड्स या सेंटेंसेस को मिलाने के लिए यूज करते हैं। अब आखिर में मैंने आपको बोला था कि इनका एक नेबर भी है, इसका नाम है इंटरजेक्शन। तो हमारे जो नेबर्स होते हैं वो कब शामिल होते हैं हमारे साथ? हमारे खुशी या हमारे गम में। तो इनका भी नेबर है, इसका नाम है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को इजहार करते हैं, क्योंकि पेपर पे हम फीलिंग्स नहीं लिख सकते, इसलिए हम स्पेशल वर्ड्स चूज करते हैं, जैसे कि ओह, अलास, वाओ, व्हाट, वेयर, व्हेन। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं और इन सेंटेंसेस में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा ही ज्वाइन्स द फैमिली इन टाइम्स ऑफ जॉय एंड सॉरो। तो ये कब आता है फैमिली में? खुशी या गम के वक्त। और मैंने आपको बताया था कि जो नाउन है इसके तीन पेट्स भी है, पालतू जानवर है इसके तीन, अ, एन और द, जिनको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। तो एन और द ये कब आते हैं? ये नाउन्स के साथ आते हैं अमूमन, क्योंकि ये नाउन के पेट्स है, पालतू जानवर है इसके। ठीक है, अब आखिरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि जो वर्ब है ना, वर्ब के साथ जब इसकी शादी हुई थी इसने अपने साथ लाए थे हेल्पर्स। ठीक है, और उन हेल्पर्स को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। तो बस यही एक एडिशनल चीज आपको याद रखनी है कि जो वर्ब के हेल्पर्स हैं, जो इसके स्पेशल खादिम है, स्पेशल नौकर हैं, इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये किसकी मदद करेंगे? ये हमेशा वर्ब्स के साथ आएंगे, वर्ब्स की मदद करेंगे। बात समझ गए? तो ये थी हमारी पूरी की पूरी ग्रामर फैमिली, जिसमें 8 या 9 चीजें इस्तेमाल होती है। नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और इसी तरह से मैंने आपको बोला आर्टिकल्स, एंड फाइनली हेल्पिंग वर्ब्स। और इन्हीं चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं अपने बोलचाल में, अपनी जुबान में, और इसीलिए इन्हीं को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि बोलचाल के हिस्से। तो जो कुछ भी हम इंग्लिश में बोलेंगे, जो भी हम बात करेंगे, यही 10 हिस्से हैं जो हमें यूज करने होंगे। तो इन्हीं को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। मेरा नाम है गुलजार अहमद मीर और आप देख रहे हो गुलजार सर टीच्स। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक शुरू करते हैं और ये वीडियो एंड तक देखना, ताकि मैं आपको ये प्रूव करके दूं कि इस लैंग्वेज का जो वेट है ना, जो वजन है, वो है 1 किलो 250 ग्राम, यानी कि ये लैंग्वेज 1.25 किलो की है बस। तो टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि बोलचाल के हिस्से।
अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करेंगे ना, तो ग्रामेटिकली ये 10 चीजें इस्तेमाल होंगी। जितने भी ग्रामर्स हैं उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स लिखे होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूं कि 10 हैं, ताकि ये सारा कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा आसन, ASN। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आसन आप समझ लीजिए कि कोई नाम है, किसी बंदे का नाम है, जैसे कि मेरा नाम है गुलजार। तो जब भी हम किसी चीज का इंग्लिश में नाम लिखते हैं ना, तो ग्रामेटिकली हम उसको बोलते हैं ये है नाउन। बात समझ गए? जैसे कि मैं यहां पे लिखूंगा सचिन। सचिन ये क्या है? ये एक नाम है, एक नाउन है। इसी तरह से मैंने मान लो लिख दिया यहां पे ताजमहल। ताजमहल तो किसी चीज का नाम है। इसी तरह से मैंने लिखा यहां पे गंगा, किसी लड़की का नाम हो सकता है, या आप तो जानते हैं कि एक मशहूर दरिया का नाम है, ठीक है। इसी तरह से पेन किसी चीज का नाम है। टेबल, इसी तरह से अलग अलग चीजों के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। ये है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये पहले नंबर पे आता है नाउन, आसन, ठीक है। अब देखते हैं, इसी तरह से मैं ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके साथ डिस्कस करूंगा और लास्ट में एक ही लाइन में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बता दूंगा, ठीक है। जिससे आपको फायदा ये होगा कि आपको दोबारा ना तो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने की जरूरत पड़ेगी, और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई ग्रामर इतना इजी है, मुझे तो ये सारे पता है, तो फिर आप किस चीज से डरते हो, ठीक है। तो ये है आसन, एक नाउन है। अब यहां पे मैंने लिखा रिच आसन। तो आसन किस तरह का बंदा है? ये रिच इसकी क्वालिटी बता रहा है। मैंने आप यहां पे लिखा होता पुअर, तो पुअर इसकी क्वालिटी बता रहा होगा। तो ऐसे वर्ड्स जिनसे किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी के बारे में पता चले, उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, यंग, टॉल, स्मॉल, बिग, ब्लैक। तो ये सारे वर्ड्स हमें किसी नाउन की खूबी बताएंगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे हमें उस नाउन के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा आई एम वेयरिंग ए जैकेट। मैं क्या पहना हूं? एक जैकेट। तो जैकेट एक नाउन है। लेकिन अगर मैंने बोला कि आई एम वेयरिंग ए रेड जैकेट, तो रेड इस जैकेट की खूबी को बयान कर रहा है। तो इस तरह के वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। अब मैंने यहां पे लिखा रिच आसन इज। तो रिच तो आपको पता है एडजेक्टिव है, आसन एक नाउन है। अब ये इज क्या है? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स 30% ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इज, एम और वॉज, वेर, ये सब क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि इज, एम और वॉज, वर्ब, हैव, हैज, had, do, does, did और कुछ मॉडल्स भी। तो ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ये एक मेन वर्ब की मदद करते हैं, ठीक है, ताकि उसकी मीनिंग कंप्लीट हो जाए। अब मैंने यहां पे लिखा रिच असन इज वॉकिंग। तो रिच एडजेक्टिव है, असन एक नाउन है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, और ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब किसकी मदद करेगा? तो वर्ब। यहां पे जो वॉकिंग है ये क्या है? ये एक वर्ब है। बात समझ गए? जैसे डूइंग क्या है? एक वर्ब है। रीडिंग, राइटिंग, eating,
तो ये सारे वर्ब्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे हमें किसी भी काम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। और आपको याद है काम कौन करता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है? वो होता है नाउन या प्रोनाउन। और काम होता किस पे है? ऑब्जेक्ट पे। वो भी क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। अब मैंने यहां पे लिखा रिच हसन इज वॉकिंग। रिच हसन क्या कर रहा है? चल रहा है। लेकिन कैसे चल रहा है? स्लोली। तो ये देखिए यहां पे ये स्लोली किसकी खूबी को बयान कर रहा है? हसन की खूबी को नहीं, हसन की खूबी को रिच बयान कर रहा है कि हसन किस तरह का है, क्योंकि हसन एक नाउन है ना, तो रिच क्या है? एक एडजेक्टिव है। रिच हसन, कैसा हसन? अमीर हसन क्या कर रहा है? चल रहा है। लेकिन वो चल कैसे रहा है? चलना क्या हुआ? एक वर्ब हुआ। अब ये काम है, तो ये हसन कैसा काम कर रहा है? ये चल तो रहा है, लेकिन किस तरह से चल रहा है? स्लोली, धीरे धीरे। तो इस वर्ड ने हमें इस वॉकिंग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी और जानकारी दी, ठीक है। तो ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। बात समझ गए? तो एडवर्ब्स क्या करते हैं? ये हमें किसी भी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा शी इज ईटिंग, वो खा रही है। अब मैं बोलूंगा शी इज ईटिंग क्विकली, तो किस तरह से खा रही है? तेज तेज से। बात समझ गए? तो ये हैं इस तरह के वर्ड्स एडवर्ब्स। जैसे मैं बोलूंगा रैपिडली, क्विकली, स्वीटली, एटस्ट्रा। अगर आप यहां पे एक चीज नोटिस करोगे तो यहां पे आप देखोगे रैपिडली, क्विकली, स्वीटली, तो ये एल वाई क्या है? ये इनमें ऐड हुआ है सब में। तो बेसिकली ये रैपिड क्या है? रैपिड हुआ तेज। तो रैपिड क्या है या क्विक क्या है या स्वीट क्या है? ये एडजेक्टिव्स है। तो जब हम एडजेक्टिव्स के साथ हम ऐड करते हैं ना, यहां पे मैं लिखूंगा एडजेक्टिव प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडवर्ब। ये आप याद रखना कि एडजेक्टिव के साथ जब हम एल वाई लगाते हैं तो उसको क्या बनता है? एडवर्ब। अब मैंने लिखा वही सेंटेंस है, रिच हसन इज वॉकिंग स्लोली। अमीर हसन क्या कर रहा है? चल रहा है। चल कैसे रहा है? धीरे धीरे, टुवर्ड्स, किसी जगह की तरफ चल रहा है। तो जगह का एक नाम तो होगा ना, वो क्या बनेगा? वो एक नाउन होगा, क्योंकि हर चीज का एक नाम होता है। तो ये जो टुवर्ड्स है ये मैं अगले सेंटेंस में आपको क्लियर करके दूंगा कि ये किस ग्रामेटिकल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इस सेंटेंस में मैंने लिखा कि रिच हसन इज वॉकिंग स्लोली। क्या कर रहा है? ये हसन क्या कर रहा है? ये चल रहा है। कैसे चल रहा है? स्लोली। अच्छा, किस जानिब चल रहा है? किस जगह की तरफ बढ़ रहा है? टुवर्ड्स द किचन। तो किचन की तरफ जा रहा है ये। तो किचन क्या है? किसी जगह का नाम है ना, जैसे कि बाथरूम, बेडरूम, लॉबी, ये सब क्या है? नाउन्स है ना। तो ये किचन क्या है? ये एक नाउन है। ये हसन भी क्या है? एक नाउन है। तो मैंने आपको बोला था जो वर्ड हमें दो नाउन्स के बीच में, दो प्रोनाउन्स के बीच में रिलेशन दिखाए, उनकी पोजीशन दिखाए, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, तो उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो टुवर्ड्स क्या है? अब प्रीपोजिशन। तो इस तरह के वर्ड्स जो हमें दो नाउन्स, दो प्रोनाउन्स, एक नाउन एक प्रोनाउन के बीच में रिलेशन दिखा रहे, उनका पोजीशन दिखाए, तो उनको हम बोलते हैं प्रीपोजिशंस। फॉर एग्जांपल इन, कोई चीज किसी चीज में होगी, ठीक है, तो इन किसी जगह पे होगी, ऑन, एट, अंडर, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं नाउन्स या प्रोनाउन्स के बीच में, ताकि दो नाउन्स या दो प्रोनाउन्स के बीच में हमें रिलेशन पता चले, उनका पोजीशन पता चले, तो इसलिए हम बोलते हैं इनको प्रीपोजिशंस। अब रिच हसन इज वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स द, यहां पे मैंने द लिखा,
इनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। ठीक है, ये तीन होते हैं, कौन कौन? अ, एन और द। ये क्या है? ये पेट्स है, पालतू जानवर हैं, किसके? नाउन के। तो इसीलिए किसके साथ आए? किचन क्या है? किसी जगह का नाम है तो नाउन है ना, इसीलिए आया द किसके साथ? किचन के साथ, एक नाउन के साथ, ये क्योंकि इसका पालतू है ये। ठीक है, तो ये हुए आर्टिकल्स। अब मैंने लिखा रिच असन इज वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स द किचन। अब आपको ये सारे पता होंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा है? ये जा रहा है किचन की तरफ। अब मैंने यहां पे लिखा एंड, तो इसका मतलब मैं कुछ और भी ऐड करने वाला हूं। अगर मैं लिखता इफ, बट, हेंस, देयरफॉर, देयरबाय, तो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। बट, इफ, एटसेट्रा। ठीक है, तो क्योंकि इनसे हम क्या करते हैं? दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट सेंटेंस में आपको पता चलेगा कि इस एंड ने किस चीज को साथ में मिलाया। जैसा कि मैंने लिखा रिच असन इज वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स द किचन एंड, अब मैं यहां पे लिखूंगा एंड ही, और यहां पे भी लिखूंगा सेज। तो सेज को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेज का मतलब होता है बोलता है, कहता है। ठीक है, तो सेज यानी कि वर्ब है, वर्ब को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पे मैंने लिखा एंड ही, यानी कि इतना तो एक सेंटेंस था, अब यहां से लेके और एक सेंटेंस बन रहा है। तो इस एंड ने क्या किया? इसने दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा। इसलिए मैंने आपको बोला कि यहां पे इनको हम बोलते हैं कंजंक्शंस। अब और एक चीज यहां पे आई, एंड ही। ये ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिच असन इज वॉकिंग, रिच असन चल रहा है धीरे धीरे से किचन की तरफ, और वो कहता है, कौन कहता है? ये ही किसको रिप्रेजेंट करता है? ही यहां पे रिप्रेजेंट करता है असन को। तो मैंने आपको बोला था कि भाई जब एक नाउन के बदले कोई और वर्ड इस्तेमाल होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो ये ही यहां पे क्या है? ये एक प्रोनाउन है। जैसे कि मैं यहां पे लिखूंगा ही, शी, इट, इस तरह के वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोनाउंस। बात समझ गए? अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस सारे टॉपिक को यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक ही सेंटेंस में समेट दूंगा। तो इसीलिए अब जो ये सेंटेंस बनेगा ना, इसमें सारे ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स होंगे, ग्रामेटिकल टर्म्स होंगी सारे, क्योंकि हमने एक एक करके इनको सीखा। अब ये लास्ट में सारे एक ही सेंटेंस में आएंगे। ये देख लीजिए, मैंने लिखा रिच असन, अमीर असन क्या कर रहा है? चल रहा है। कैसे चल रहा है? स्लोली। किस जानिब चल रहा है? किचन के जानिब। और वो कहता है, क्या कहता है? अब यहां पे देखना, हुर्रा, ठीक है, या वाव, या इसी तरह से आउच। तो इस तरह के वर्ड्स हमारी फीलिंग्स को बयान करते हैं, सडन फीलिंग्स को बयान करते हैं। तो इन जैसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। वाव, क्लास, आउच, तो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। तो ये हुए आपके सारे ग्रामेटिकल टर्म्स एक्सप्लेन्ड, और मुझे उम्मीद है कि अब आप ये समझ गए होंगे। ये देख लीजिए, रिच क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, असन की खूबी को बयान कर रहा है। असन क्या है? नाउन है। इज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। ये किसकी मदद करता है? एक वर्ब की मदद करता है। वॉकिंग क्या है? एक वर्ब है। तो अगर हम यहां से इज को हटा देंगे तो इस सेंटेंस की मीनिंग नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इज यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स 30% ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं। अब ये कैसे चल रहा है? स्लोली। तो ये जो स्लोली है ना, ये किसकी खूबी को बयान कर रहा है? इस वॉकिंग की। वॉकिंग क्या है? वर्ब। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एडजेक्टिव में जब हम ly लगाते हैं वो बनता है एडवर्ब। अच्छा, ये अमीर असन चल रहा है, किस जानिब चल रहा है? किचन की तरफ।
तो किसने पोजीशन बताई असन की कि असन किस तरफ चल रहा है? वो है टुवर्ड्स। इस तरह के वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। यहां पे है द, तो द क्या है? आर्टिकल, और आर्टिकल्स किसके साथ आते हैं? नाउन्स के साथ। तो किचन क्या है? किचन एक नाउन है। आर्टिकल्स 3 होते हैं, एन और द। अब यहां पे मैंने लिखा एंड, तो एंड यानी कि मैं इस सेंटेंस में कुछ और भी ऐड करने जा रहा हूं। यहां पे देख लीजिए, रिच असन इज वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स द किचन, ये सेंटेंस आ गया। अब इस एंड से मैं क्या करूंगा? इसमें और एक सेंटेंस जोड़ूंगा। एंड क्या हो गया? कंजंक्शन। तो जैसे कि आपका बट, इफ, सो, देयरफॉर, देयरबाय, हेंस, इस तरह के वर्ड्स को हम यूज करते हैं तब जब हमें दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस आपस में मिलाने हो, और इसीलिए हम इनको बोलते हैं कंजंक्शंस। अब यहां पे मैंने लिखा ही, तो ही क्या है? किसके बदले आया? असन के बदले। तो ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करे, नाउन की जगह पे आए, उसको हम बोलते हैं, ये है एक प्रोनाउन। एंड ही सेज, वो कहता है। तो सेज तो ये तो बोलना हो गया ना, बात करना हो गया, तो काम है, एक वर्ब है, वर्ब को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड ही सेज हुर्रा, वो क्या करता है? एक्साइटमेंट में बोलता है हुर्रा या वाव या लास या आउच। तो इस तरह के वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन, क्योंकि ये हमारे क्या करते हैं? ये हमारी सर्टेन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो यही है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको बोला था कि इस लैंग्वेज का वेट यानी कि वजन 1 किलो 250 ग्राम है, यानी कि ये 1.25 किलो की लैंग्वेज है। उससे क्या होगा कि आपको ये सारे चीजें याद रहेंगी हमेशा के लिए। ये बस मैं एक मजाहिया तौर पे कह रहा हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज का वेट है। भाई ये एक कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट का वेट नहीं होता है, ठीक है? ये बस आपको समझाने के लिए है, समझने के लिए है, ताकि आपको ये चीजें याद रहें। तो यहां पे मैंने लिखा प्रूफ कि इंग्लिश जुबान का कितना 1 किलो 250 ग्राम वेट है। तो यहां पे मैंने लिखा प्रूफ, इंग्लिश एक 5 पाव की जुबान है। इंग्लिश एक 5 पाव की लैंग्वेज है, ठीक है? अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि ये मैंने क्या लिखा। यहां पे जो मैंने ये 1 लिखा है ना, ये बेसिकली 1 नहीं है, ये है आई, लेकिन हम इस आई को कंसिडर करेंगे, ये है 1। तो आई से हो गया आपका सबसे पहले इंटरजेक्शन, बात समझ गए? आई से क्या आएगा? इंटरजेक्शन। अब पी, पी से आपका क्या आएगा? प्रोनाउन, ठीक है? ये ए है, ए, तो ए से क्या होगा आपका? ये हो गया आपका एडजेक्टिव, मैं यहां पे लिखूंगा एडीजे। और इसी तरह से ये और एक ए है, ये हो गया आपका एडवर्ब, बात समझ गए? ये हो गया आपका एडवर्ब। अब यहां पे है एन, एन हो गया आपका, ये हो गया आपका नाउन, ठीक है? अब यहां पे है सी, तो सी से एक ही वर्ड आता है बड़ा, वो है कंजंक्शन, बात समझ गए? अब है आपका एच, तो एच ये क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब है ये पी, तो ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। अब ये ए, तो ए से क्या होगा आपका? आर्टिकल्स। अब जो ये लास्ट में बचा ये है वी, तो वी से हो गया आपका वर्ब। तो इतनी ही तो चीजें हैं ना लैंग्वेज में, ठीक है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये एक 5 पाव की लैंग्वेज है। 5 पाव यानी कि 1 किलो 250 ग्राम, ठीक है? यानी कि 1.25 किलो की लैंग्वेज है, इसका वेट है 1.25 किलो, ठीक है? इससे क्या होगा कि इंग्लिश एक 5 पाव लैंग्वेज है,
इससे आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रहेंगे। और अगर आपने बस इस लाइन को याद किया, रिच हसन इज वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स द किचन एंड ही सेज हुर्रा, तो इससे क्या होगा, आपको इससे भी ये सारे पार्ट्स याद हो जाएंगे। इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच इसीलिए बोला जाता है कि इनके मजीद बोलने के लिए आपको कुछ और नहीं चाहिए। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी है ना, तो आपको यही पार्ट्स ऑफ स्पीच बस समझने हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला इंग्लिश एक 5 पाव की लैंग्वेज है, क्योंकि इसी में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर ये बात सच है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी इस लेसन से फायदा पहुंचे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का लेसन आपकी समझ में आ चुका होगा और अब आपको ग्रामर के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूं, जहां पे मैं ये सारे लेसन्स का मटेरियल शेयर करता हूं। प्लस आप मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हो डॉक्टर इंग्लिश के नाम से, जहां पे मैं बच्चों को वोकैबुलरी सिखाता हूं। मिलता हूं आपके साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।